नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हम गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें भी मौर्य काल की तरह हर बार आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। गुप्त काल के जो मौर्य काल पढ़ा था हमने, उसमें आपको बताया था कि स्तूप वाला जो टॉपिक था वो सबसे महत्वपूर्ण था। बाकी भी थे लेकिन स्तूप वाले में से सबसे ज्यादा संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की। उसी प्रकार से गुप्त काल के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस में से सबसे ज्यादा चीज पूछी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत आता है कला के अंदर, और वो है मंदिर। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो मंदिर में से आपके क्वेश्चन पूछने की है। इसके अलावा साहित्य भी महत्वपूर्ण है, विज्ञान भी है, लेकिन एक नंबर पे मंदिर में से क्वेश्चन पूछने की संभावना, दूसरे नंबर पे साहित्य और तीसरे नंबर पे विज्ञान। और कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मतलब आपको आए नहीं या पता नहीं कहां से पूछ लिया। मैं जो आपको यहां पढ़ा रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो आपको यहां पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, जो चीजें समझा रहा हूं, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं। आप 15 में से कम 12 सही करो, इस टारगेट को मैं लेकर के चल रहा हूं। तो अब आपको जो इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ना है। सबसे मैं कला की बात करूं सबसे पहले, तो कला के अंदर एक चीज हमें पढ़नी होती है मंदिर। मंदिर के अलावा जैसे मूर्तिकला की बात करते हैं, मूर्तिकला से संबंधित हो गया, या चित्रकला से संबंधित। और चित्रकला जो है वो हमें गुफाओं में ही देखने को मिलेगी वो। इसके अलावा स्तूपों की बात करते हैं। तो अब अगर स्तूप की बात करें तो स्तूपों का देखिएगा, गुप्त काल वालों ने कोई ऐसा ऐसा स्तूपों के संदर्भ में कोई रोल नहीं है। जो पहले से ऑलरेडी पहले के बने हुए स्तूप थे मौर्य काल के, जैसे धामे का स्तूप है, अब वो अशोक के समय का बना हुआ है मौर्य काल का, उसी का ही कुछ और संवर्धन कर दिया, एक नवीनीकरण कर दिया। तो उसी प्रकार से जैसे स्तूपों का ही नवीनीकरण है एक तरह से, जो पहले से बने हुए हैं वो। तो सबसे ज्यादा जो हमें चीज देखने को मिलेगी वो है मंदिर, क्योंकि गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण परंपरा जो है वो शुरू होती है। इससे पहले मंदिरों का कोई इस तरह से निर्माण वगैरह जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले जो ये पूजा होती नहीं थी, लेकिन इस तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से मंदिर का निर्माण करना, पाषाणों से यानी पत्थरों से और ईंटों से, तो इतना अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो मंदिर निर्माण हमें पहले देखने को नहीं मिलता है गुप्त काल से पहले। तो इस काल में इतना मंदिर बनाए गए, इतना साहित्य रचा गया, इतना विज्ञान, इतनी मूर्तिकला। और यही कारण है कि कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से बात करोगे, राजपाट की तरह से बात करोगे, तो प्रशासनिक दृष्टि से या वैसे देखा जाए तो उस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल जो है वो भारतीय इतिहास का कहलाता है मौर्य काल। लेकिन कला और साहित्य की दृष्टि से अगर आप कहोगे तो वो कहलाता है गुप्त काल। तो अब जो है मैं पिछले वर्षों के कुछ पेपर हैं वो आपको दिखा रहा हूं। और एक ये देखिएगा, ये 2018 की वैकेंसी जो थी फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें ये मौर्य काल वाला तो जो है मैंने आपको बता दिया था। जैसे गुप्त काल का ये क्वेश्चन आया है कि गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो अब क्या है इसका सही उत्तर? तो अब जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो ये मध्य प्रदेश का नहीं है, यूपी में है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इससे आसान क्वेश्चन आपका क्या होगा कि वो आपसे कोई बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पूछ रहा है कि बताओ पर्टिकुलर कोई स्थान बताओ। वो सिर्फ आपसे राज्य पूछ रहा है कि कौन सा राज्य में स्थित नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जो गुप्त काल के मंदिर हैं वो सबसे ज्यादा एमपी में है, फिर कुछ यूपी के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया। और ज्यादातर जो मंदिर हैं वो हमें मिलते भी किसके हैं? विष्णु के मंदिर मिलते हैं ज्यादातर। और इक्के दुक्के मंदिर हैं, कोई शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा, कोई पार्वती मंदिर भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं वो किसके हैं? विष्णु के हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन आ गया ये जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जो बी ग्रुप वाला है उसका है कि कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। तो अब ये सिर्फ आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा साहित्य जो है वो गुप्त काल में रचा गया था, गुप्त काल में जिसके रचना हुई थी।
अब वो पर्टिकुलर आपसे कोई नाम भी नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि गुप्त काल के अंदर इनमें से कौन से साहित्य का नाम आता है जो उस समय में रचा गया था। तो गुप्त काल की आप बात करें, आपको गुप्त काल का समय वगैरह पता होना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा आपको कुछ बेसिक चीजें। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। और इसके अलावा अब ये मौर्य वाला था, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, जो वल्लेदार कुएं वगैरह मैंने आपको बताए थे, रिंग वेल्स। तो मौर्य काल के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने, वो जो लिखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये है जैसे कि, और ये सी ग्रुप वाला पेपर है 2018 का, कि निम्न में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी। तो यहां भी आपसे इसने साहित्य का क्वेश्चन पूछा है इस पेपर में, और ये केवल आपसे यही पूछना चाह रहा है कि उस समय कौन सी रचना नहीं रची गई थी गुप्त काल में। तो इतना आपको पता है, वही साहित्य वाले में से आ गया क्वेश्चन। तो बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इस तरह का नहीं आता है। अगर आप इतना भी अच्छे से करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब वैसे मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग दोबारा कर रहा हूं। मैंने इससे पहले ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, लगभग 52 मिनट के आसपास का वीडियो बना था। लेकिन उसके अंदर साउंड रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं हुई, कुछ उसमें गड़बड़ हो गई। और जब पूरा वीडियो बढ़ने के बाद में मैंने वापस उसको ऑन किया तो आवाज पूरे वीडियो में कहीं नहीं थी, पूरे 52 मिनट के वीडियो में। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दोबारा। कई बार हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये तो सिस्टम है। अब इस सिस्टम में कहाँ क्या किस में दिक्कत हो जाए, तो दोबारा भी वीडियो फिर बनाना होता है। तो उसी एनर्जी के साथ में, उसी जोश के साथ में वापस उन्हीं चीज को, और पूरा जो है बहुत अच्छे से, जैसा पहला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें साउंड तो हुई नहीं खैर जो मैंने बनाया था अभी, तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सारी ये। तो ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं कला और साहित्य की दृष्टि से। और गुप्तों के समय जो है वो कला के 3 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। तो इसमें भी देखिए कला से संबंधित है, उसमें मूर्ति कला वगैरह ये सारी चीजें आ गई। तो मथुरा है, पाटलिपुत्र है, सारनाथ है, इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सारनाथ है। भारत में मंदिर निर्माण परंपरा जो है वो गुप्त काल से प्रारंभ होती है, इससे पहले जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये पॉइंट भी जो आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कला के अंदर। सबसे पहले हम कला में देखते हैं, तो कला में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें एक तो मंदिर आता है, स्तूप है, मूर्ति कला है और चित्रकला। यानी चित्रकला भी मुख्य रूप से जो कहां देखने को मिलेगी, गुफाओं में ही हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंदिर के बारे में। देखिए मंदिर जो है वो मुख्यतः नागर शैली के मंदिर बने थे। यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि उस समय उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण की शैली थी वो नागर शैली थी। दक्षिण की बात करें, दक्षिण भारत की, वहां थी द्रविड़ शैली। और इन दोनों की एक मिश्रण शैली और आती है जिसका नाम है बेसर शैली। आपके ना बेसर शैली काम की है, ना ही द्रविड़ शैली काम की है, आपके जो है वो है नागर शैली। तो उत्तर भारत के जो उस समय मंदिर थे उनमें जो शैली थी उसको हम नागर शैली कहते थे। अब आपके ये आएगा कि साहब ये नागर नाम क्यों है, तो दरअसल नगर के अंदर मंदिरों का निर्माण होने के कारण ही हम इसको क्या कहते थे, नागर शैली कहते थे। नगरों के अंदर इसका निर्माण होता था, इसीलिए हम इसको नागर शैली कहते थे। तो अब आपको कई विशेषताएं उस समय देखने को मिलेगी। जैसे मंदिर जो है वो सामान्यतः कहां बनाए जाते थे, एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। चबूतरा जैसे मान लीजिए इस तरह से होता था, सीधा जमीन पर मंदिर शुरू नहीं करके, और एक इस तरह चबूतरे पर होता था, चबूतरा बनाया जाता था। गांवों के अंदर भी आप देखते हैं चबूतरे वगैरह होते हैं, और फिर जो है वो उस पर वो हमें मंदिर देखने को मिलता था। तो यहां हमें मंदिरों की कई विशेषताएं देखने को मिलेगी। जैसे इसमें कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें शिखर देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनमें शिखर नहीं होते थे। तो कईयों में शिखर होते थे, कईयों में शिखर नहीं होते थे। यह भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि गुप्त काल के अंदर कौन से मंदिर जो है उनमें शिखर था, कौन से मंदिरों में शिखर नहीं होता था। कई सपाट मंदिर होते थे बिल्कुल यूं इस तरीके से। ये देखिएगा, ये आपके सामने गुप्त काल का एक मंदिर है, नचना कुठार, जो हम पढ़ेंगे, जहां पार्वती का मंदिर है। तो उसमें अब ये देखिएगा, ये जो मंदिर है
तो यहां ऊपर से ये सपाट रूप से है, इसमें कोई वो जो इस तरह का एक शिखर होता था यूं इस प्रकार से, जो इस पूरा एक बड़ा पत्थर होता था, तो वो हमें यहां देखने को नहीं मिलता है। तो कई मंदिरों में वो देखने को मिलता है, कई नहीं मिलता था। ये एक चित्र है नागर शैली का मंदिर जो है, तो इस तरह से जैसे चारों ओर ये चबूतरा बना होता था। यहां ये मंदिर का इस तरह से सामने से पिक है। आप इसको इस तरह से अगर यूं इस तरह से घुमा दें इस मंदिर को, तो फिर आपको और चीजें अच्छे से नजर आएगी। तो ये जैसे इस तरह से चबूतरा होता था। गर्भगृह किसको कहते थे? जहां मुख्य मूर्ति स्थापित की जाती थी। तो जहां मूर्ति स्थापित की जाएगी वो सबसे पवित्र स्थान है होगा। और यहां जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा आगे ये शिखर है, जैसे कई शिखर होते थे, अलग अलग हमें मिलते हैं। कईयों में कई शिखर होते थे, कईयों में एक शिखर होता था, कईयों में एक ही बड़ा पत्थर होता था जिसमें कई शिखर आपको देखने को मिलते थे। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको शिखर कहा जाता था। अब कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें ये शिखर इस तरह से है ही नहीं, सिर्फ इतना बना दिया गया है, यहां तक बना के छोड़ दिया, तो वो सपाट है, यानी उनमें ऊपर शिखर नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर हमें ज्यादातर जो भी मिलेंगे वो बिना शिखर वाले ही मिलेंगे। जैसे सांची का मंदिर हो गया, ये भूमरा का शिव मंदिर है, नाचना कुठार वाला जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था पार्वती का, एरन का विष्णु मंदिर हो गया। ये कई जो हैं ऐसे हैं जो कि सपाट हैं। और वही अगर देवगढ़ की बात करें, देवगढ़ का जो दशावतार वाला मंदिर है, तो पूरे गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जिसको कहा जाता है वो देवगढ़ का दशावतार वाला है, जिसमें ऊपर इस तरह से ये जो शिखर है ये सब आपको उसमें देखने को मिलता है। जितनी विशेषताएं गुप्त काल के मंदिर में हो सकती है वो सारी विशेषताएं हमें उस मंदिर में देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये शिखर होता था। अब ये अलग अलग पार्ट हैं। सबसे ऊपर जो है वो रखा जाता था कलश। फिर ये वाला जो पार्ट होता था इसको आमलक कहते थे। तो इस तरह से कई इसके पार्ट होते थे कि इस पार्ट को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। तो वो सब सारा मैंने क्रम से लिखा है, सारे नाम जो हैं, जैसे कलश है, फिर आमलक है, फिर कंठ, अंडक, शुकनासिका, इस तरह से कई नाम होते थे। तो आपसे यह पूछ सकता है कि शिखर का कौन सा भाग नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको शिखर कहते थे, जैसे यहां से लेकर के और इतना जो भाग है यह कहलाएगा शिखर। और ज्यादातर ये पूरा एकल पत्थर होता था, कई जगह अलग अलग भी होते थे, लेकिन एकल पत्थर था। उसी एकल पत्थर के ही जो है ये कई इस तरीके से बीच में पार्ट बनाए जाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये है दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ का, 5वीं शताब्दी का, गुप्त काल का ही। तो यहां देखिएगा ये इस तरीके से, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है पूरे गुप्त काल का। यहां जो है इसके बाद में ये पूरा शिखर है इस तरह का, यहां से ऊपर बाद में ये शिखर में आता है। और थोड़ी चीजें देखिएगा, समय के साथ साथ में जो है ये सरकार भी इतना ध्यान नहीं देती और लोग भी जो है वो इन चीजों को इस तरह से उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले ही बाड़मेर के अंदर जो मंदिर है, आपने सबने नाम सुना होगा कि किराड़ू के मंदिर, मैं किराड़ू के मंदिर देखने गया था। तो वहां की हालत देख करके मुझे ऐसा लगा कि मतलब सरकार कोई दूसरी दुनिया में है। कोई भी आए कोई भी जाए, इतना कचरा भरा हुआ। लोगों ने ये जो पान जर्दा खाते हैं इनकी पीके थूक रखी है वहां पे, इतना उसको गंदा कर रखा है। चारों तरफ से मूर्तियां हैं, वो उनकी इतनी बुरी हालत कर रखी है। तो सरकार भी संवर्धन के लिए जितना प्रयास करना चाहिए कभी नहीं करती है। खर्चा करना चाहिए उतना सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता इनमें। तो समय के साथ साथ इतनी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं इनकी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। तो ये है दशावतार। और इसके अंदर जो है प्रमुख विशेषताओं में हम देखेंगे शेषशाही विष्णु, यानी जैसे लेटे हुए विष्णु है, सोते हुए विष्णु जी हैं, उनका अंदर इस तरह से मूर्ति हमें देखने को मिलती है। तो ये दशावतार का मंदिर है। और इसके अलावा मंदिर जो है ये सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। अच्छा, इनका गुप्त काल का जो समय है वो कब से कब तक है, एक एवरेज आपको बता देता हूं। 275 ईस्वी से लेकर के और लगभग 550 ईस्वी का जो समय है वो गुप्त काल का लगभग समय कहलाता है। पहला जो शासक था वो श्रीगुप्त था, यहाँ का जो संस्थापककर्ता माना जाता है। और उसके बाद में कई महत्वपूर्ण शासक हुए। जैसे वास्तविक संस्थापक है तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम।
ये यहाँ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त काल का। फिर कई और भी शासक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ये कई शासक देखने को मिलेंगे। लास्ट जो शासक आता है वो है विष्णुगुप्त। उसके साथ फिर ये समाप्त हो जाएंगे और फिर 6वीं शताब्दी में जो है वो समय आ जाएगा हर्षवर्धन का। फिर वो एक नया शासक आता है। तो इस तरह से ये कई महत्वपूर्ण शासक हैं। तो आपसे इन शासकों के बारे में नहीं पूछेगा, ना ही इनका शासनकाल वगैरह है। बस आपके समझने के लिए है कि ये चीजें आपको पता हो कि हाँ, इनका समय वगैरह कब से कब तक जो है वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो गर्भगृह होता था, और गर्भ के अंदर जो है गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाती थी। तो सबसे पवित्र स्थान होता था, यहां मूर्ति स्थापित की जाएगी, वो वैसे भी सबसे पवित्र स्थान ही होगा। पहले और गर्भगृह 3 और दीवारों से घिरा होता था, ये था है, यानी जो 3 ओर से, ये जैसे मान लीजिए गर्भगृह है तो तीनों ओर जो है वो इसके दीवारें होगी, और एक जो है वो सामने प्रवेश द्वार होगा गर्भगृह में। और पहले जो है वो गर्भगृह की दीवारें सादी होती थी, यानी सिंपल होती थी, साफ होती थी, उनपे कुछ ऐसा नहीं होता था लिखा हुआ या कुछ बना हुआ। लेकिन बाद में चलकर इन्हें मूर्तियों और अन्य अलंकरणों से सजाया जाने लगा। तो पहले जो है ये बिल्कुल सिंपल होती थी, इन पे कुछ भी बना हुआ नहीं होता था, कोई मूर्तियां अलंकृत नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ में जो है इन पर मूर्तियां जैसे इस तरह का जो है उनको उत्कीर्ण किया जाने लगा था। जैसे मान लीजिए रामायण महाभारत है, उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उनका चित्रण कर दिया, मतलब उत्कीर्ण कर दिया जो पत्थर। देखिए इसमें एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि इस समय जो मंदिर बनाए जाते थे वो मुख्य रूप से पाषाण, अधिकतर तो है वो पाषाणों के हैं, और कुछ मंदिर जो है वो हमें ईंटों के भी देखने को मिलते हैं। तो ईंटे वाले जो है वो 2-3 ही मंदिर हैं, और बाकी जो वो हैं वो अधिकतर किससे हैं, पाषाण से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश मंदिर जो है वो पाषाण निर्मित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए। मैंने यहां पर यह लिखा है कि अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है, इसका मतलब सभी मंदिर जो है वो तो पाषाण निर्मित नहीं है। कुछ पाषाण यानी पत्थर से बने हुए हैं, और कुछ जो है वो ईंटों के बने हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हमें जो भी मंदिर मिलेंगे तो वो जो है वो लगभग किसके बने हुए हैं, वो सारे पत्थरों के ही हैं लगभग, जितने नाम मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ ईंटों से बने हुए मंदिर भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एक तो भीतरगांव का मंदिर है, भीतरगांव का विष्णु मंदिर कानपुर के अंदर है, यूपी में। इसके अलावा एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आता है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और एक और है, वो ध्यान में रखो तो रख लेना, कोई जरूर नहीं है, पहाड़पुर। ये कहां पर बना हुआ है, बांग्लादेश। हालांकि इसका कोई इतना जिक्र नहीं करते, बुक्स वगैरह में भी इतना नहीं मिलता है सामान्यतः, लेकिन फिर भी चूंकि ईंटों का बना हुआ जो गुप्त काल का, उस समय बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा था, पूरा अखंड भारत था। तो बांग्लादेश, आज जो वर्तमान बांग्लादेश है, तो वहां पर भी मंदिर बना हुआ है पहाड़पुर में। तो वो भी ईंटों का है, गुप्त काल में दौरान जो बनाया गया था। बाकी इनके अलावा जो लगभग आपको देखने को मिलेंगे वो पत्थरों से निर्मित ही मिलेंगे। तो कई बार वो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथन या सत्य कथन का चयन करें। अब उसने ए ऑप्शन में यह लिख दिया कि गुप्त काल के सभी मंदिर पाषाण निर्मित हैं, इस तरह से उसने ऑप्शन लिख दिया। तो क्या वो सही होगा, क्या वो सही नहीं होगा। सारे मंदिर पाषाण निर्मित नहीं है, अधिकांश मंदिर है। इसीलिए मैं पहले आपको ये सारी विशेषताएं बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ आओ। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थी और आगे चलकर के शिखर भी बनने लगे। तो जो शुरू में मंदिर होते थे यहाँ के, जैसे मैंने आपको जो ऊपर दिखाया था, जो जो पार्वती वाला मंदिर था, तो कौन सा, नचना कुठार वाला, जो कि मध्य प्रदेश में, तो उस पे मैंने आपको दिखाया कि उसमें शिखर नहीं है। और मध्य प्रदेश के जो मंदिर हैं, ज्यादातर मंदिर, उनमें शिखर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रारंभिक समय के हैं। और बाद में जैसे मंदिर हैं, जैसे ये देवगढ़ का दशावतार वाला है, पूरे गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहा जाता है दशावतार के मंदिर को,
क्योंकि इसमें वो सब विशेषताएं हैं जो गुप्त काल के मंदिरों में थी। तो इनमें हमें शिखर देखने को मिलेगा इस तरीके से। और पहले के जो मंदिर थे शुरू के गुप्त काल के, तो उनमें शिखर नहीं होता था। अब आपसे यहां फिर क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बना के दे देगा कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य कथन का चयन करें। अब ऑप्शन उसने ये बना के दे दिया कि गुप्त काल में सभी मंदिरों पर शिखर पाए जाते हैं। अब ये ऑप्शन क्या सही है क्या? नहीं है। सभी मंदिरों पर नहीं, कुछ मंदिरों पर पाए जाते हैं और कुछ मंदिरों पर नहीं पाए जाते थे। तो ऑप्शन जो आएगा उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद में है कि शिखर मंदिर का पहला उदाहरण कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, यह सबसे पहला एक एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है कि यहां सबसे पहले जो है वो शिखर बनाया गया था इस मंदिर में। और शिखर जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 12 मीटर ऊंचा है शिखर जो है इसका। और अन्य मंदिर जिनमें शिखर वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, जैसे भीतरगांव का है, बोध गया का बुद्ध मंदिर है, तो कई हैं और भी हम देखेंगे अभी। बाकी मेन ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रखना। दशावतार, जो 10 अवतार हैं विष्णु जी के, तो उनसे संबंधित है। अभी मंदिर पढ़ेंगे आगे हम, ये तो एक उदाहरण के लिए लिखा है यहां पे। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। तो मकर वाहिनी से मतलब यहां मछली से है कि गंगा का वाहन मछली और यमुना का वाहन जो है कछुआ। तो ये आपको मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं? नागर शैली की विशेषताएं बता रहा हूं, खास करके गुप्त काल की। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली प्रचलित थी वो थी नागर शैली। और मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है गुप्त काल से। और चूंकि मुख्य रूप से इनका निर्माण नगरों में होता था, इसलिए नागर शैली कहते थे। तो इस नागर शैली की विशेषताएं क्या क्या थी, वो विशेषताएं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो हम जो भी मंदिर देखेंगे गुप्त काल के, लगभग हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार को हम ये कहते थे तोरण, तोरण द्वार, तो वही है प्रवेश द्वार का नाम था तोरण। तो लगभग हर प्रवेश द्वार पे आपको मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां भी देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल नागर शैली की विशेषता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं शिखर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको अभी जो चित्र दिखाया था, सबसे ऊपर कलश था, उसके नीचे, कलश के नीचे जो एक यूं तरह का भाग था जिस पर वो चीजें और ऊपर बनी होती है, ये रखा जाता है कलश, वो चीज ठहराई जाती है, उसको आमलक कहते हैं। और नीचे का जो इस तरह का पार्ट था उसको कंठ कहते हैं, फिर अंडक कहते हैं, फिर शुक्रनाशिका कहते हैं। और इस तरह से ये जो है पूरा शिखर बनता है। तो ये नाम है अलग अलग पॉइंट के। आपसे एग्जाम में जो है वो यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर का भाग है या कौन सा शिखर का भाग नहीं है। तो 2-4 बार पढ़ लोगे इनको तो सफिशिएंट है। बाकी हालांकि इतना तो मुझे कभी नहीं दिखा गुप्त काल के वगैरह के, जैसे पिछले वर्षों के मैंने पेपर देखे तो ये शिखर के भाग भाग तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप इसको रख लो दिया तो ठीक है। गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी बनाया जाता था। प्रदक्षिणा पथ होता है चारों तरफ जो फेरी लगाते हैं, जैसे आप मंदिर में फेरी लगाते हो, तो उस तरह से है जो प्रदक्षिणा पथ होता था। इसके बाद में आता है महत्वपूर्ण मंदिर। अब कौन कौन से हैं अब हम देखते हैं। इतनी देर है वो मंदिरों की मैंने आपको विशेषताएं बता दी कि मंदिरों की विशेषताएं क्या क्या थी। अब हम आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो पहले जो मंदिर पढ़ रहे हैं ये सारे एमपी के ही हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि ज्यादातर मंदिर एमपी में मिले हैं। सबसे पहला है सांची का मंदिर। सांची कहां पर है? एमपी के अंदर। विष्णु मंदिर है यहां पर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर मंदिर है वो विष्णु जी के ही हैं और शिव पार्वती के एक दुके मंदिर हैं। जैसे भूमरा है तो भूमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार वहां का पार्वती मंदिर है। तो बाकी जो मंदिर हैं, एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। तो बाकी जो चीजें हैं वो लगभग आपको हर जगह विष्णु जी के मंदिर ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें जैसे इक्की दुक्की हो तो उनको अच्छे से याद कर लो, बाकी जो बची लगभग वो सब किसकी है? विष्णु जी की। तो सांची के अंदर जो 17 नंबर का मंदिर है उसकी यहां बात की जा रही है, जो कि गुप्त काल के द्वारा बनवाया गया था, गुप्त शासकों के द्वारा। अब ये एक इतिहासकार हैं कनिंघम, इन्होंने इसे गुप्त काल का आरंभिक मंदिर कहा है।
प्रारंभिक मंदिर कहा है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इस बात को कि कनिगम जो है उन्होंने इसे क्या कहा है, गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर कहा है। इसके बाद आता है एरण का विष्णु मंदिर। ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के सागर में। वैसे ज्यादातर आपसे स्टेट ही पूछता है, और फिर भी अगर पूछे, बहुत रेयर से रेयर चांस है, बाकी जिला विला आपसे नहीं पूछता, तो सागर जिले के अंदर एरण नामक स्थान पे है। और एरण एरण अभिलेख भी है जिसमें हमें गुप्त काल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती है। तो उस एरण नामक स्थान पर विष्णु मंदिर जो है ये स्थापित है। इसके सामने, इस विष्णु मंदिर के सामने सम्राट बुद्धगुप्त के समय, बुद्धगुप्त कौन सा, यही गुप्त शासकों में से, 485 ईस्वी में भगवान विष्णु के मंदिर के सामने, एरण का जो है यहां पर विष्णु मंदिर, उसके सामने एक गरुड़ शीर्ष से अलंकृत 47 फुट ऊंचा ध्वज स्तंभ स्थापित किया गया था। तो एक स्तंभ स्थापित किया गया था, यह फैक्ट आप ध्यान में रख लेना, इसी एरण के विष्णु मंदिर के सामने स्थापित है। इसके बाद है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहां पर है, जबलपुर एमपी में। और यहां पर गर्भगृह के अंदर जो है वो नरसिंह की मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर आप ध्यान में रखिएगा। अब कैसे याद करना है, कई चीजों को शॉर्ट ट्रिक से याद कर दिया करो। जैसे तिगवा है तो पहला वर्ड इसमें ती है, और जबलपुर में पहला वर्ड है जय, तो क्या बन गया, तीज बन गया। जब आप त्योहार पढ़ते हैं तो वहां तीज भी आता है, तीज का त्योहार। तो तिगवा जब भी आपके दिमाग में, और नाम पूरा याद क्या करो, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तब आपको चीज अच्छे से याद होगी वो। तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहां पर है, जबलपुर में, एमपी में। गर्भगृह के अंदर जो है वो नरसिंह जी की मूर्ति यहां पर प्रतिष्ठित है। तो ये भी विष्णु का मंदिर है। अब वाला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शिव मंदिर है। तो गुप्त काल में हमें भूमरा नामक स्थान पे, जो कि कहां है, मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंदर, वहां से हमें शिव मंदिर प्राप्त होता है। इसमें शिवजी जो है वो रतन जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। तो अब कैसे याद करोगे इसको, देखिए कभी जिला वगैरह, क्योंकि शुरू वाले ये एमपी में ही है, मैंने उसी तरह से लिखा है कि आपको ढंग से याद रहे। पहले ये सारे लगभग एमपी में ही है, ये अभी तक जो भी चल रहे हैं सब एमपी में है। और वो भी ये सब हैं कैसे, सपाट हैं ये, इनमें से किसी पे भी शिखर नहीं है इन मंदिरों में। तो भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा से भूमि याद कर लो, और यहां सतना से तना, तो भूमि पर ही हमेशा तना उगता है, यानी जो पेड़ होता है वो कहां होता है, भूमि पर, तो तना हो गया। तो इस तरीके से इनको बैठाओ दिमाग में। फिर नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तो ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला। कई बार अजयगढ़ जिला भी बोल देते हैं, अजयगढ़ रियासत भी बोल देते हैं। ये पन्ना जिला का ये क्षेत्र था, इसको अजयगढ़ रियासत भी कहते थे। तो कई बार एग्जाम में अजयगढ़ रियासत भी आ गया है, मेरे नाम से है अजयगढ़ रियासत। और क्या पता उस जन्म में, किसी जन्म में मेरी रियासत हो ये। और तो इस तरह से इसको ध्यान में रख लेना कि पन्ना जिला है, कई बार अजयगढ़ रियासत आ जाता है लिखा हुआ। ये दोनों ही चीजें लिखी हुई मिलती है, इसलिए मैंने आपको दोनों ही लिख दिया है। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला। और यहां पर जो है वो शिव पार्वती है, वाद्य बजाते हुए उनको दिखाया गया है। रामायण महाभारत का चित्रण भी किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो प्रवेश द्वार है तो उस पे वो भी गंगा और यमुना, तो वो तो उत्कीर्ण है ही है, वो तो हर प्रवेश द्वार के बाहर मिलेगा आपको गुप्त काल में। इसके साथ एक दो पॉइंट और है, अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना। जो राखलदास बनर्जी हैं, राखलदास बनर्जी ने इस नचना कुठार के मंदिर को शिव मंदिर माना है। वो कहते हैं कि यह शिव मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर। और एक इतिहासकार आते हैं कनिगम, कनिगम ने यह कहा कि नहीं, यह पार्वती मंदिर है। तो थोड़ा सा ये अलग से फैक्ट आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना। बाकी है तो पार्वती मंदिर ही, हम यही बोलते हैं, यही लिखते हैं, और यही परीक्षक पूछता है। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट आपके ध्यान में रहे कि राखलदास बनर्जी जो हैं वो कहते हैं कि नचना कुठार में शिव मंदिर है,
और जो ये इतिहासकार हैं कनिंगम, ये कहते हैं कि नहीं, यहां पर पार्वती मंदिर है, कि ये पार्वती का मंदिर है। तो थोड़ा इस तरह से रख लेना याद इसको। इसके बाद में मध्य प्रदेश के सतना के अंदर ही हमें एक विष्णु मंदिर और मिलता है, जो कि है पिपरिया नामक स्थान पे। सतना जिले में ही है, मध्य प्रदेश के। कौन सा? पिपरिया नामक स्थान पे हमें एक और विष्णु मंदिर देखने को मिलता है। तो ये मंदिर वगैरह जो हैं थे, और उपरोक्त सभी मंदिर जो हैं ये शिखर विहीन हैं, इनमें किसी पे भी शिखर नहीं है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए सारी चीजें मैंने एक साथ लिख दी। अब है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में है ये। गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है ये। जितनी विशेषताएं गुप्त काल के मंदिरों में हो सकती है, सर्वोच्च अवस्था तक जब गुप्त काल में मंदिर पहुंच गए थे कि सबसे टॉप से टॉप मंदिर क्या हो सकता है, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था देवगढ़ के दशावतार मंदिर ने। यानी शिखर भी मिलेगा इसमें, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो नागर शैली के अंदर जितनी विशेषताएं हो सकती है, जितनी गुप्त काल के शासकों ने बनवाया, वो सब चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी। कहां पर है? यूपी के ललितपुर जिले में। अब एमपी वाले हो गए, अब ये जो है अब हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे। तो यूपी के ललितपुर जिले में कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी। सामान्यतः नहीं पूछता, फिर भी ध्यान रख लेना। इसमें शिखर है, बिल्कुल है शिखर। इसमें विष्णु जी हैं, वो शयन अवस्था के अंतर्गत हैं। मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये देखिएगा। तो यहां लेटे हुए अवस्था में है विष्णु, और ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और कुछ ऊपर से कुछ चीजें खंडित भी हो गई इसमें। तो गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। विष्णु के 10 अवतारों का इसमें चित्रण किया गया है। चित्रण से मतलब है उत्कीर्ण किया गया है। आप चित्रण से मतलब वैसे मत समझ लेना कि पेंटिंग लेकर के कोई पेंटिंग बना दी, यानी जो पत्थर है उसी से ही उनको बेहतरीन तरीके से, वो इस तरह से, एक तरह से मूर्तियां समझ लो आप, या जैसे पत्थर के अंदर ही जो है इस तरह से विष्णु जी के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। दशावतारम से एक मूवी भी मुझे याद आ रही है, एक साउथ की मूवी थी, एक बेहतरीन एक्टर हैं साउथ के, कमल हासन। तो शायद दशावतारम या इस तरह से नाम था, दशावतार या दशावतारम, बहुत वर्षों हो गए मुझे देखे हुए। एक बेहतरीन मूवी है कमल हासन की, जिसमें उन्होंने 10 अलग अलग पात्र निभाए थे, 10 अलग अलग रोल निभाए थे। और सही मायने में एक्टिंग क्या होती है, तो उस मूवी को देखने पर पता चलता है कि वास्तव में एक्टिंग कहते किसको हैं। और वैसे भी साउथ के अंदर आपको हर मूवी के अंदर काफी चीजें ये देखने को मिलेगी। एक तो मंदिर मिलेंगे देखने के लिए, पूजा, मंदिरों की पूजा, हाथी वगैरह, ये काफी चीजें आपको साउथ के अंदर देखने को मिलती हैं। बॉलीवुड के अंदर संस्कृति को उतना बेहतर तरीके से नहीं दिखाया जाता जितना साउथ के अंदर दिखाया जाता है। साउथ के लोगों में अपनी संस्कृति के लिए, अपनी जो कल्चर है, अपना उठना बैठना खान पान, आज भी वहां भोजन जो है लोग पत्तों पर करते हैं। भोजन किस पे बैठ, जो पत्ते होते हैं उन पत्तों पर रख के भोजन करते हैं ज्यादातर। हमारे यहां समय के साथ साथ में वो चीजें बदल गई, लेकिन नहीं, वहां जो है कितना ही बड़ा से बड़ा अभिनेता हो और बड़ा से बड़ा नेता हो, तो और वहां फैन फॉलोइंग भी लोगों में बहुत ज्यादा होती है अपने नेताओं के लिए, जो अभिनेता हैं उनके लिए। किसी की मृत्यु हो जाती है तो 150 तो उसके मरते ही आत्महत्या कर लेते हैं। अपने तो यहां कोई नेता अगर सलट जाए तो लोग खुश होते हैं कि अच्छा हुआ गया, ये बहुत खून पिया था इसने, जबकि वहां ऐसा नहीं है। वहां लोगों में अगाध श्रद्धा होती है अपने नेताओं के लिए, अपने अभिनेताओं के लिए। और वहां के अभिनेता होते भी बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हार्ट वाले होते हैं, हमेशा अच्छे से पेश आने वाले होते हैं, कोई अहंकार नाम की चीज नहीं होती उनमें। और हकीकत के अंदर इंडियन कल्चर क्या है, जो साउथ के अंदर कल्चर है, हकीकत में वही इंडियन कल्चर है। आप जिसको कहते हो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हकीकत के अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर लोग जिस चीज को अपना के चल रहे हैं, वास्तव में वो है असली इंडियन कल्चर। तो 10 अवतारों का चित्रण है, और रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, इन सभी के दृश्य भी जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।
तो आप इसको ध्यान में रखना। अब आपसे देखिए पूछेगा कि देवगढ़ का अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था 2018 वाला ए ग्रुप वाला, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सा मंदिर जो है वो एमपी में नहीं है, तो देवगढ़ वाला कहां पर है, यूपी में है। इतना ही पूछता है, ये आगे भी ये भी नहीं पूछेगा ललितपुर। फिर भी आप जो थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि देव जो है, सारे के सारे देव हमें देखने को कहां मिलते हैं, यूपी में। इस तरह से याद कर लीजिए उसको। फिर है भीतरगांव का मंदिर, तो ये कहां पर स्थित है, कानपुर में है, यूपी में। और अब याद करवाने की शॉर्ट ट्रिक, आप कहते हो सर कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी साथ में बता दो। देखिए अगर एक दो स्टूडेंट ने मुझे कहा था सर आप जो है हर पॉइंट के साथ में शॉर्ट ट्रिक बताया करो, तो फिर वो देखिए वीडियो नहीं होकर के एक मजाक सा रह जाएगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है वो एक दो बताई जा सकती है, बाकी हर चीज के साथ में शॉर्ट ट्रिक बनाने में फिर शॉर्ट ट्रिक की भरमार हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप खुद जैसे अपना, अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने है, अब अभी तक मेरे दिमाग में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं आपसे वीडियो बनाते बनाते मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई भी बना सकता हूं। अब जैसे ये यूपी में है भीतर गांव, अच्छा कान, ये क्या है, कान है, कान के भीतर, कान होता है आपके, उस कान के भीतर यानी अंदर, कान के भीतर, बस हो गया। भीतर गांव, भीतर किसके, और कान के भीतर, कान के। और कानपुर कहाँ है, तो ये तो सबको ही पता होगा। कुछ बच्चों का देखिए आईक्यू बहुत कम होता है, कई विद्यार्थी ऐसे एडमिशन भी लेते हैं जिनका हकीकत में आईक्यू लेवल इतना कम होता है कि उनको आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं है कि भारत में कितने राज्य हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं। मतलब हकीकत में हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन मेरा सामना बहुत होता है ऐसे विद्यार्थियों से जिनका आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो है। अब यहां तो मुझे कोई सामने दिखता नहीं है, ऑफलाइन के अंदर तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सामने जो विद्यार्थी दिखता है 4-5 दिन के अंदर अंदर पूरा आइडिया हो जाता है कि किस विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो कईयों का तो इतना जीरो आईक्यू लेवल होता है कि वो पता नहीं, मुझे कभी ये लगता है कि ये इतने वर्षों तक कहाँ रहे हैं, क्या आसपास की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, छोटे छोटे चीजों के बारे में पता नहीं होता। कईयों को यह भी नहीं पता होता कानपुर कहाँ है। तो इतनी बेसिक चीजें जो है, किसी को यह नहीं पता था इलाहाबाद। अब कोई इसमें भी डाउटफुल हो जाएगा सर इलाहाबाद बिहार में है कि यूपी में है, सर इलाहाबाद कहां पे है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती है, सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है उस क्वेश्चन से पता चल जाता है कि इस विद्यार्थी की तैयारी कहां तक है, या कहां तक ये सोच पाता है, या इसका जो मानसिक स्तर है वो कहां तक का है, कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उससे भी ये आइडिया हो जाता है। तो आपका एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। आप जिंदगी में चाहे कुछ भी करें, कोई भी एग्जाम दें, लेकिन जब तक कुछ बेसिक चीजों की जानकारी अगर आपको नहीं होती है तो फिर कोशिश करते ही रहो, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो भीतरगांव का जो मंदिर है ये कानपुर में है, यूपी में। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये ईंटों से निर्मित है। ये उससे बना हुआ नहीं है पत्थरों से, ये ईंटों से बना हुआ है। और ईंटों से निर्मित और भी कई मंदिर हैं, एक तो भीतरगांव का है कानपुर वाला, एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है रायपुर छत्तीसगढ़ में, और एक पहाड़पुर के अंदर है बांग्लादेश में राजशाही स्थान पे। तो ये पहाड़पुर वाला तो है, ये तो सामान्यतः जो है इतना पूछता भी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है भीतरगांव और सिरपुर वाला। लेकिन कभी ऑप्शन में दे देगा तो वो ये जरूर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पाषाण निर्मित है। 3 ऑप्शन ये दे दिए, और चौथा ऑप्शन जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाए थे सारे, उनमें से दे देगा। जैसे देवगढ़ वाला है वो दे देगा कि बताओ। तो 3 मंदिर ईंटों से निर्मित है, वो आप याद रख लेना। अब ये देखिएगा, ये मंदिर है भीतरगांव का विष्णु मंदिर। नोट्स में शायद विष्णु मंदिर इसके आगे मैंने लिखा नहीं होगा, दिमाग में छूट गया होगा पॉइंट लिखना। तो भीतरगांव का विष्णु मंदिर है। अब ये देखिए ईंटों से निर्मित है, ये ईंटें हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये ईंटें हैं, ये पत्थर नहीं है। और उसमें और विशेषता क्या है उसमें, कि चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। मेहराब क्या है, अब यहां ये जो दिख रहे हैं ये इस तरह से, ये वाले, ये जो आपको ये चैत्याकार, ये है चैत्याकार मेहराब, ये इनको कहते हैं। ये जो बने हुए हैं ये इनको कहा जाता है चैत्याकार मेहराब।
अब इसको मैंने जूम किया है, आप अच्छे से देखिए, इसको देखिए, ये एंट्री गेट है इसमें, यहां पर ये सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और ये जो है ये चबूतरा टाइप सा, ये जो है ये देखिएगा पूरा, तो इसके ऊपर ये मंदिर बनेगा। यहां भी आपको देखिए कुछ मूर्तियां वगैरह जो है वो इस पे देखने को मिल जाएगी, ये देखिएगा। और अब आप इस मंदिर को देख के बताइए, क्या इसमें शिखर है? बिल्कुल है। ये जो ऊपर इस तरीके से ये सारा का सारा ये बना हुआ है, ये क्या है? ये शिखर ही है ये। और ये जो आप देख रहे हो, ये इस तरीके से जो बने हुए हैं ये वाले, ये इनको कहते हैं चैत्यकार मेहराब। ये जो बने हुए हैं ये वाले, ये तो ईंटों से निर्मित है, ईंट से निर्मित मंदिर। और कौन कौन से हैं, बाकी तीन कौन से हैं वो भी, मतलब भीतर गांव के अलावा और कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दी, एक साथ लिख दिए। और चैत्यकार मेहराब बने हुए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यह भी ईंटों से निर्मित है, और इसके पास में ही राम मंदिर और जानकी मंदिर भी स्थित है, जो कि अब क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, राम मंदिर और जानकी मंदिर। और बाकी ये जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है तो ये स्थित है, ये भी ईंटों से बना हुआ है। तो ये देखिएगा, ये है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो आपके सामने ये दिख रहा है, और ये भी ईंटों से निर्मित है, साफ साफ दिख रहा है कि ईंटों से बना हुआ है। अब आपसे कोई पूछा जाएगा क्या इस पे शिखर है? बिल्कुल है। ये जो पूरा यूं इस तरह से ये दिख रहा है, ये क्या है? ये शिखर ही है, ये पूरा शिखर है ये। इसको उड़ा दो तो फिर ये शिखर विहीन हो जाएगा, कि बिना शिखर, ये यहां से उड़ा दो तो फिर शिखर विहीन हो जाएगा। तो इस ये पूरा क्या है, शिखर है इसमें। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, कहां पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो ईंटों से निर्मित है, और इसके सामने जो राम मंदिर और जानकी मंदिर हैं ये तो अब नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद में मुंडेश्वरी मंदिर है एक, ये भी ध्यान में रख लेना, ये गुप्त काल का ही मंदिर है। दरअसल मुंडेश्वरी ये माता है, मुंडेश्वरी माता है, इनका मंदिर है यहाँ पे, और बिहार के शाबा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि मुंडेश्वरी मंदिर किसका है? दरअसल ये मुंडेश्वरी माता है, ये देवी है ये देखिएगा, ये चित्र में जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है ये, और ये गुप्त काल का है, और ये है माता मुंडेश्वरी। तो गुप्त काल के समय का बनाया गया मंदिर है, इसलिए आप ये ध्यान में रख लेना। तो ये सपाट है। अब इसको देखिएगा, इसमें कोई शिखर विखर नहीं है इस मंदिर में। अब स्तूपों के बारे में बात कर लेते हैं। मंदिर जो है वो सारे हमने देख लिए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख लिया, नचना कुठान का पार्वती मंदिर देख लिया, भूमरा का शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, एरन का विष्णु मंदिर है, भीतर गांव का जो है वो विष्णु जी का मंदिर है। तो लगभग जितने जो हैं वो मैंने आपको मंदिर बता दिए हैं। और अब कुछ स्तूप वगैरह देख लेते हैं। स्तूपों का मैंने आपको वीडियो लेक्चर के शुरू में बताया था कि गुप्त काल के अंदर स्तूप जो है वो कोई इस तरह का खास निर्माण नहीं होता है, गिने चुने कोई उदाहरण मिलते हैं। तो स्तूपों की दृष्टि से तो मतलब ना ही है इसमें। और फिर भी कुछ गिने चुने हम देख लेते हैं। गुप्त काल में पुराने स्तूपों का ही नवीनीकरण किया गया, या कह सकते हो पुराने स्तूपों का ही संवर्धन किया गया, उनको बढ़ाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है धमेक स्तूप, सारनाथ में है, यूपी में। मूल निर्माता जो है वो इसका अशोक था, अशोक मौर्य, अशोक महान, जो मौर्य काल का शासक था। और गुप्त काल के अंदर इसको पूर्ण किया जाता है, यानी और बनाया जाता है आगे। और किसने बनाया था? कुमार देवी जो थी, चंद्रगुप्त प्रथम जो था यहाँ का शासक था गुप्त काल का, जो कि मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संस्थापक आप कह सकते हो गुप्त काल का। तो उसकी रानी थी ये कुमार देवी। ये देखिएगा, ये है धमेक का स्तूप। तो यहां ये छोटे छोटे देखिए लोग दिख रहे हैं, ये इधर जो हैं, ये नीचे की तरफ,
तो इतना बड़ा स्तूप है। तो अशोक के समय और फिर बाद में इसका और निर्माण किया गया, इसको और बढ़ाया गया। तो अशोक के समय इतना बड़ा नहीं था, बाद में इसको और बड़ा किया जाता है। तो आज जो वर्तमान स्वरूप है वो हम गुप्त काल का देखते हैं कि गुप्त काल ने जो है इसको, ये देखिएगा अलग से आपको बना हुआ दिख जाएगा, यहां तक ये अलग तरह से दिख रहा है, ये अलग तरह से ऊपर चीज लग रही है। तो गुप्त काल में जो है इसका नवीनीकरण होता है, इसको और बड़ा किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो धमेका ही पूछते हैं अगर स्तूपों का कोई अगर आता है तो इसमें। इसके बाद में मीरपुर खास सिंध में जो कि पाकिस्तान में है, वहां से हमें प्राप्त होता है स्तूप। जरासंध की बैठक का स्तूप, यह हमें राजगीर बिहार से प्राप्त होता है। केसरिया का स्तूप, बिहार के अंदर केसरिया, वहां से भी स्तूप प्राप्त होता है। जोलिया, चारसदा, गांधार के तक्षशिला में भी स्तूपों का निर्माण हुआ जो कि पाकिस्तान में है। क्योंकि उस वक्त तो पूरा अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान का, ये बांग्लादेश, ये सारे इसे आते थे, अफगानिस्तान, ये पूरा आता था उसमें। तो स्तूपों के बारे में आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। जो मेन मेन स्तूप है मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में आएगा तो इसी में से आ जाएगा। बाकी उसके पास पूछने के लिए मंदिरों में से बहुत कुछ है, साहित्य में से है, विज्ञान में से है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि देखिएगा मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो इतना ज्यादा आपको पढ़ा रहा हूं कि एग्जामिनर कितना भी कोशिश करे कि भाई मुझे फर्स्ट ग्रेड का जो है फर्स्ट पेपर के हिसाब से मुझे कैसे बनाना है, तो वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब चलो वो सोच ही ले कि नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन जो बनाना है ये किसी को नहीं आना चाहिए, तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा वो किसी को नहीं आएगा। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो इतना है कि आपके लिए बहुत कुछ है इसमें, आप इसको भी याद कर लेते हैं इन चीजों को, यानी अच्छे से घोट के पी जाना है इसको। ऐसा नहीं है कि आपने दो चार बार एक दो बार पढ़ा और कि आपको लगा कि बस अब तो पढ़ लिया मैंने। आपको ये सारी चीजें जो मैं नोट्स भी लिखा रहा हूं, ये नोट्स जो आपको लिख के दे रहा हूं, ये एक बुक के अंदर भी आपको नहीं मिलेगी। ये अलग अलग ऑथेंटिक किताबों में से जो है अच्छी अच्छी चीजें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है वो निकाल निकाल के मैंने आपके सामने लिखी है। एक पुस्तक के अंदर भी ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो 2 मिनट में मैं आपको सारा जो है वापस रिवाइज करवा रहा हूं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं कला और साहित्य की दृष्टि से किसको? गुप्त काल को। 3 प्रमुख केंद्र थे कला के, मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। भारत में मंदिर निर्माण परंपरा गुप्त काल से शुरू होती है। कला के अंतर्गत हम मंदिर, स्तूप, मूर्तिकला, चित्रकला देखेंगे। मंदिरों के अंदर मुख्यतः किसके हैं? नागर शैली के मंदिर हैं। ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था गर्भगृह। और इसके अलावा जो है अधिकांश मंदिर जो है वो किससे निर्मित है? पाषाण निर्मित है। और शुरू में जो मंदिर बनते थे उनकी छतें चपटी होती थी, बाद में शिखर भी बनने लगे। शिखर मंदिर का पहला उदाहरण जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमें देखने को मिलता है, जिसका शिखर है 12 मीटर। ये ध्यान में रखिएगा, ये 12 मीटर है, ये फिट नहीं है। 12 मीटर कितना होता है? आप कभी फीते से नाप के देखेगा कि 12 मीटर कितना होता है? तो इतना बड़ा शिखर है ये। अन्य मंदिर जो है भीतरगांव बोध गया का बुद्ध मंदिर, तो यहां भी हमें शिखर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर ये चौखट पर जो है मकर वाहिनी, गंगा और कुरुम वाहिनी, यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। तो ये तो लगभग सब में मिलेगी आपको। शिखर के भाग कौन कौन से हैं? कलश, आमलक, कंठ, अंडक और शुकनाशिका। सबसे महत्वपूर्ण आज के वीडियो लेक्चर में है ये मंदिर कौन से कहां है। सांची का मंदिर, ये सब एमपी में है जो शुरू वाले हैं अभी। सांची का मंदिर हो गया, एरन का विष्णु मंदिर है। तो इसके बाद में ये तिगवा का विष्णु मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, फिर है पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये भी सतना में है। ये सब एमपी में है और ये सभी मंदिर शिखर विहीन है, शिखर नहीं है इनमें। उसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी में, इसमें शिखर है। और गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो है वो है देवगढ़ का दशावतार। इसके बाद में भीतरगांव का मंदिर, तो ये ईंटों से निर्मित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये भी ईंटों से निर्मित है। और पहाड़पुर वाला है बांग्लादेश वाला, तो वो भी एक नाम ध्यान में रख लेना, नहीं करो तो कोई बात नहीं, पर कर लेना यार। मुंडेश्वरी मंदिर, ये माता का मंदिर है गुप्त काल का।
फिर उसके बाद में स्तूपों के बारे में हमने देखा तो धमेक स्तूप है, मीरपुर खास है, जरासंध की बैठक का स्तूप है, केसरिया का स्तूप है, जोलियार, ये चरसदार जो गांधार के तक्षशिला में भी स्तूपों का निर्माण होता है। तो ये आज कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे जो है हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको फिर से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपने इन चीजों को भी अच्छे से याद कर लिया, आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। आपको इतने न्यूनतम शुल्क के अंदर इतनी बेहतरीन चीज मैं यहां पे उपलब्ध करवा रहा हूं। और ये विद्यार्थियों की डिमांड पे ही मैंने ये चीजें शुरू की थी, ये कोर्स वगैरह, क्योंकि मेरे पास में इतना समय नहीं था कि मैं अलग से पूरा कोर्स जो है इनके लिए बनाऊं, ये चीजें करूं। तो इसलिए ये चीज आपके सामने एक बेहतरीन चीज लेकर के आया हूं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, कि एग्जामिनर कहां तक इनमें से पूछ सकता है। तो आधुनिक राजस्थान का इतिहास और आपके जो सिलेबस में राजस्थान वाला टॉपिक है, तो वो तो मैं ऑलरेडी उनके अपलोड कर चुका हूं, जिनमें से एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है वो, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो एवरेज 4 क्वेश्चन तो मान के चलो आप उसमें से, वो ऑलरेडी सब अपलोड है। मौर्य काल वाला और ये गुप्त काल वाला जो है, तो ये लगभग हो ही गए हैं आपके, 2 क्वेश्चन ये और मान लो, तो लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास का लगभग का मैटर तो हो चुका है। और इन शुरू के वीडियो के अंदर ही आपको समझने की चीजें ज्यादा है, फैक्ट भी ज्यादा है, बाद वाली तो पूरी तरह फैक्चुअल चीजें आएगी, तो उनमें कोई ज्यादा वैसे भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। शुरू वाली चीजें आपको हार्ड लग सकती है, क्योंकि यहां राजाओं का आपसे युद्ध वगैरह नहीं पूछ रहे, यहां सिर्फ आपसे साहित्य, लिटरेचर जो है, कला है, आर्ट, साइंस, इनके बारे में पूछता है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।